चैप्टर 8 अपनों का मुखौटा। समीर बोला, वो शख्स आयरा जी के परिवार से बहुत करीब से जुड़ा है। आयरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके पिता की मौत के बाद उसका एक चाचा था जो सालों पहले गायब हो गया था। क्या वह जिंदा था? कहानी में अब आगे। हवेली की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें अभी भी दस्तक दे रही थी, लेकिन कमरे के अंदर का तापमान अचानक गिर गया था। समीर की बातों ने उसे सुलगते हुए सुकून को एक बार फिर राख में बदल दिया था। आयरा का हाथ, जो अभी कुछ पल पहले युवान की हथेलियों में सुरक्षित था, अब कांप रहा था। युवान ने समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी पैनी चमक लौट आई थी। साफ साफ कहो समीर, कौन है वो? आयरा के परिवार से और कौन बचा है जिसे हम नहीं जानते? समीर ने एक पुरानी फाइल और कुछ हालिया तस्वीर मेज पर रख दी। सर, आयरा जी के पिता के एक छोटे भाई थे, विक्रम शर्मा। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1998 के उस हादसे के तुरंत बाद उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन आर्यन मल्होत्रा के बयान और तस्वीरों के हिसाब से विक्रम शर्मा जिंदा है, और वो अकेले नहीं हैं। वो मल्होत्रा ग्रुप के स्लीपिंग पार्टनर रहे हैं। आयरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा, लेकिन माँ ने कहा था कि वो हमें छोड़कर चले गए, और फिर खबर आई कि वो नहीं रहे। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम सालों तक दाने दाने को तरसते रहे, और वो। युवान आयरा को संभालते हुए बोला, शांत हो जाओ आयरा। अगर वह जिंदा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पिता को फंसाने वाला कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, बल्कि घर का ही भेदी था। उन्होंने तुम्हारे परिवार के नाम का इस्तेमाल किया ताकि खुद दौलत बटोर सके और सारा इल्ज़ाम शर्मा सरनेम पर आ जाए। युवान ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। उसे अब चैन नहीं था। अगर विक्रम शर्मा जिंदा थे तो वो आयरा के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। वह शख्स जिसने अपने सगे भाई की मौत के मुंह में ढकेल दिया, वो आयरा को जिंदा नहीं छोड़ेगा, खासकर अब जब वह अग्निहोत्री की ताकत बन चुकी थी। रात के 2 बजे थे। युवान ने आयरा को सोने के लिए कहा, लेकिन आयरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह हवेली के उस हिस्से में गई जहां उसके पिता की कुछ पुरानी सीखें रखी थी। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें उसके बचपन के खिलौने और एक टूटी हुई रिकॉर्डिंग मशीन थी। आयरा ने उसे चलाने की कोशिश की। घबराहट के साथ एक आवाज़ गूंजी, भाई साहब, आप बस इन कागजों पर दस्तक कर दीजिए। अग्निहोत्री जी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। वो आवाज़ विक्रम चाचा की थी, और फिर उसके पिता की भारी आवाज़ आई, कभी नहीं विक्रम, मैं ईवान के पिता के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। आयरा की चीख निकल गई। ईवान तुरंत कमरे में दाखिल हुआ। उसमें वो रिकॉर्डिंग सुनी और उसकी मुट्ठियाँ भींच गई। ईवान बोला, तो ये था वो सच? तुम्हारे पिता ने मना किया था, इसलिए उन्हें मार दिया गया और इल्ज़ाम उन पर मढ़ दिया गया ताकि मैं उनसे नफरत करूं और असली कातिल आज़ाद घूमे। अगली सुबह शहर के एक पास इलाके के पेंट हाउस में एक हलचल हुई। ईवान और आयरा वहां पहुंचे। ईवान ने कोई शोर नहीं किया। उसने बस दरवाज़ा लात मारकर खोल दिया। अंदर एक आलीशान सोफे पर एक अधेड़ उम्र का शख्स बैठा था जो अपनी पहचान छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले चुका था। पर आयरा ने उसकी आंखों को पहचान लिया। वो वही ठंडी लालची आंखें थी जो उसने बचपन में देखी थी। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, भतीजी, तुमने तो बहुत ऊंचे खानदान में रिश्ता जोड़ लिया। मुझे लगा था तुम अब तक भूखी मर चुकी होगी। आयरा घृणा के साथ बोली, आपने अपने भाई को मार दिया सिर्फ पैसों के लिए विक्रम चाचा। भाई, वो बहुत ही आदर्शवादी था आयरा, और आदर्शवादी लोग व्यापार में नहीं टिकते। उसने मुझे पुलिस की धमकी दी तो मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और युवान, तुम्हारे पिता तो बहुत सीधे थे, उन्हें फंसाना सबसे आसान था। युवान ने अपनी गन निकाली और विक्रम के माथ पर टिका दी। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? तुमने 2 परिवारों को तबाह किया है। विक्रम हंसा, मुझे मारोगे? मार दो, लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हारी बुआ दमयंती के साथ मिलकर जो जाल बुना था उसकी चाबी अभी भी मेरे पास है। अगर मैं मरा तो अग्निहोत्री साम्राज्य के वो सारे कागजात पब्लिक हो जाएंगे
जिनसे ये साबित होगा कि तुम्हारे पिता भी भ्रष्ट थे। इवान की उंगली ट्रिगर पर कांप रही थी। वह अपने पिता के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन आयरा आगे बढ़ी और उसने इवान का हाथ नीचे कर दिया। आयरा बोली, नहीं इवान, इसे मारकर तुम इसके जैसे बन जाओगे। हमारे पिता का सम्मान कागजों का मोहताज नहीं। हमने सच जान लिया है, यही काफ़ी है। आयरा ने विक्रम की ओर देखा। आप जिंदा होकर भी मर चुके हैं चाचा, क्योंकि आपके पास दौलत है पर चैन की एक रात नहीं। पुलिस बाहर खड़ी है, आप जेल में सड़ेंगे और हम अपनी नई दुनिया बनाएंगे जहां नफरत की जगह कोई नहीं होगी। हवेली लौटते समय गाड़ी में सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा सुकून भरा था। इवान ने आयरा का हाथ थाम लिया। इवान बोला, आज तुमने मुझे फिर से बचा लिया आयरा। मैं नफरत के अंधेरे में फिर से खोने वाला था। आयरा बोली, अब हम कभी नहीं खोएंगे इवान, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का सच है। हवेली पहुंचते ही इवान ने आयरा को अपनी गोदी में उठा लिया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। आयरा बोली, इवान, ये क्या कर रहे हो आप? सब देख रहे हैं। इवान बोला, देखने दो। आज से इस हवेली का हर कोना जान ले कि आयरा अग्निहोत्री सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी रूह है। रात की चांदनी में इवान ने आयरा के हाथों को छुआ। उनकी दास्तां जो नफरत से शुरू हुई थी अब एक ऐसे प्यार में बदल चुकी थी जिसे कोई भी अतीत का साया मिटा नहीं सकता था। आगे जानने के लिए बने रहिए द डार्क माफिया किंग हिज ऑप्शंस पे, ओनली ऑन यूट्यूब यशवी वॉइस स्टूडियो पर। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।